वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी कि आवृतबीजी पादपों में जनन। जनन क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने समान ऑफस्प्रिंग्स उत्पन्न करता है, यानी स्वयं के समान संतति उत्पन्न करने की जो जैविक प्रक्रिया है उसे हम जनन के नाम से जानते हैं। जनन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि फर्स्टली ये जो लाइफ की कंटिन्यूटी होती है उसको बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही जो वेरिएशंस होती हैं, यानी कि जो विभिन्नताएं होती हैं, उनका भी एक सोर्स है, खास करके लैंगिक जनन। तो आज हम पढ़ रहे हैं आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन। आवृतबीजी पादप क्या होते हैं? जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, आवृतबीजी यानी ऐसे पौधे जिनके जो बीज होते हैं वो आवृत यानी कि ढके हुए रहते हैं, यानी ऐसे पौधों में बीज जो होते हैं वो फलों में बंद रहते हैं, यानी इनके जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय के अंदर बंद रहते हैं। और ऐसे पौधों में निषेचन के बाद यही अंडाशय फल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बीजांड बीज में। तो बीज जो होते हैं, क्योंकि वो फलों के अंदर ढके हुए रहते हैं, इस कारण हम इनको एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आवृतबीजी पादपों में जनन। तो आवृतबीजी पादपों में जनन जो है वो दो प्रकार से पाया जा सकता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो इस सेशन में हम बात करेंगे आवृतबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के ऊपर। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन जनन का वह प्रकार है जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, यानी ये यूनिपेरेंटल होता है जिसमें एक ही जनक भाग लेता है। तो जब एक ही जनक भाग लेगा तो इस सिचुएशन के अंदर युग्मक संलयन या निषेचन जैसी क्रियाएं जो है वो नहीं पाई जाती, और क्योंकि ऑफस्प्रिंग एक ही जनक से उत्पन्न होती है, इस कारण से जेनेटिकली जो है वो अपने जनक के समान होती है। तो अलैंगिक जनन एकल जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं ऐसी संतति, इनमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं पाई जाती, और ऐसी जो ऑफस्प्रिंग या संतति है वो आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। तो यानी जो यूनिपेरेंटल टाइप का जनन है उसे हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन के दो प्रकार हैं, पहला अनिषेक बीजता और दूसरा कायिक प्रवर्धन। तो आवृतबीजियों में अलैंगिक जनन दो प्रकार से पाया जा सकता है, अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन। पहले हम बात करते हैं अनिषेक बीजता की। अनिषेक बीजता, जैसा आपको नाम से क्लियर हो रहा है, अनिषेक बीजता यानी इस प्रकार की जनन प्रक्रिया जिसमें पौधे का प्रवर्धन तो बीज द्वारा होता है, बीज बनता है, लेकिन इस बीज के निर्माण के दौरान निषेचन की जो क्रिया है वो नहीं पाई जाती। यानी जो साधारण लैंगिक जनन है उसका रिप्लेसमेंट एक ऐसी प्रोसीजर से हो जाता है जहाँ पर बीज तो बनेंगे किंतु बीज बनने के लिए युग्मक संलयन या निषेचन जैसी क्रियाएं नहीं पाई जाती, तो इसे हम अनिषेक बीजता के नाम से जानते हैं। यानी जब प्रवर्धन पौधे का बीज के द्वारा हो किंतु इसके निर्माण में निषेचन की क्रिया न हो, तो उसे हम अनिषेक बीजता के नाम से जानते हैं। और जो सेकंड टाइप है वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यानी कि पौधों के जो विभिन्न कायिक भाग हैं, चाहे वो जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, तो पौधे के कायिक भागों के द्वारा जब नए पौधे का प्रवर्धन किया जाए या होता हो, तो इस सिचुएशन को या इस प्रोसीजर को हम कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। तो पौधों में कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से पाया जा सकता है, या तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है या प्राकृतिक कायिक जनन क्या है? यानी ये प्रकृति में स्वतः ही जब पाया जाता है, यानी प्रकृति में स्वतः ही कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें जड़, तना या पत्ती नया पादप बनाने में सक्षम होते हैं, तो इस क्रिया को हम प्राकृतिक कायिक जनन के नाम से जानते हैं। ये जो कायिक भाग है वो जड़ हो सकता है, तना हो सकता है या फिर पर्ण भी हो सकती है। तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे पहले हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन जो कि तने के द्वारा संपन्न होता है। इसमें हम देखेंगे कुछ भूमिगत तने हैं, जैसे कि भूमिगत तनों के रूपांतरण है, जैसे कि प्रकंद है, कंद है, घनकंद है या शल्ककंद है, इनके द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया की जाती है। तो ये जो भूमिगत तने होते हैं, वास्तव में जैसे कि हम कंद की बात करें या प्रकंद की बात करें, तो ये भूमिगत तनों के रूपांतरण है जो कि भूमिगत हो जाते हैं। उनके ऊपर जो है
नोड्स पाई जाती है, इनकी पर्वसंधियाँ पाई जाती है। इन पर्वसंधियों पर कुछ कलिकाएं उत्पन्न होती और ये कलिकाएं संपूर्ण पादप का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। तो इस प्रकार के प्रवर्धन को हम कायिक प्रवर्धन कहेंगे तने द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन जैसा कि अदरक में पाया जाता है, कंद द्वारा जैसा कि आलू में आपने देखी होगी छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसको हम सामान्य भाषा में आँख भी कह देते हैं। ये जो है वो वास्तव में आँख जो होती है वो पर्वसंधियाँ और इन पर पाई जाने वाली कलिकाएं होती है। तो ऐसे आँख युक्त टुकड़े को, आलू के टुकड़े को अगर मिट्टी में रोपित कर दिया जाए तो इससे नए पौधे का निर्माण होना संभव है। तो ये हो गया कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसी तरह से घनकंद द्वारा जैसे कि अरबी में होता है, और शल्ककंद द्वारा कायिक प्रवर्धन जैसा कि लहसुन प्याज में होता है। इसके अलावा कुछ क्रीपर्स या जो विसर्पी तने हैं वो भी कायिक प्रवर्धन करने में सक्षम है, जैसे कि ऊपरी भूस्थारी द्वारा कायिक प्रवर्धन घास में, अंतभूस्थारी जैसे कि पुदीना में, और भूस्थारी द्वारा कायिक प्रवर्धन जैसा कि स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन दोनों प्रकार की जड़ों से हो सकता है, यानी मूसला जड़ द्वारा भी और अपस्थानिक जड़ों के द्वारा भी। मूसला जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन जैसे कि नीम है, चमेली है, शीशम है, और अपस्थानिक जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण, सबसे सिंपल उदाहरण जो है वो शकरकंद है। इसी तरह से पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का जो उदाहरण है वो है ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा। इनमें पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और ये कलिकाएं संपूर्ण जो प्लांटलेट है उसको बनाने में सक्षम होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्र प्रकलिकाएं वास्तव में कलिकाएं ही होती है जो कि फ्लैशी हो जाती हैं और ये कायिक प्रवर्धन करने में सक्षम होती है, यानी कि ये जो पत्र प्रकलिका है वो पूरे पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है। जैसे कि रतालू है उसमें, या रामबांस है उसमें पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। यानी वो कलिकाएं जो फ्लैशी होकर कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं उन्हें ही हम पत्र प्रकलिका कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है वो मानव द्वारा प्रेरित क्रिया है, जो कि कॉमर्शियली यूज़ के जो पादप होते हैं उनके अंदर मानव द्वारा जब कायिक जनन की क्रिया को प्रेरित किया जाए तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन के नाम से जानते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की 3 विधियां हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पहली को हम कर्तन कहते हैं, दूसरी विधि है दाब लगाना, और तीसरी विधि कहलाती है रोपण। तो एक एक करके हम इन पे चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कर्तन विधि की। कर्तन विधि में क्या किया जाता है कि पौधे का कोई भी कायिक भाग ले लिया जाता है जिसे हम कर्तन के नाम से जानते हैं और इसे सॉइल में रोपित कर दिया जाता है। साथ ही कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का छिड़काव किया जाता है जो कि इनमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। इस तरह से ये जो कर्तन होती है उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकल आती है और प्ररोह का निर्माण हो जाता है। इस तरह से जो न्यू प्लांटलेट है वो बना लिया जाता है। तो इस विधि को हम कर्तन के नाम से जानते हैं। कर्तन के लिए कौन सा हिस्सा ले रहे हैं हम, इसके आधार पर कर्तन विधि स्तंभ कर्तन हो सकती है, मूल कर्तन हो सकती है, या पर्ण कर्तन भी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्तंभ कर्तन की। जैसे कि गन्ने में इस तरह की जो विधि है वो काम में ली जाती है। स्तंभ कर्तन में क्या किया जाता है कि पौधे का जो स्तंभ होता है उसका टुकड़ा ले लिया जाता है और उसको मिट्टी के अंदर रोपित कर दिया जाता है और फिर हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं। लेकिन ख़ास तौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी पौधा लिया जाए वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए और जो टुकड़ा लिया जाता है वो कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा लिया जाता है। तो इसे हम स्तंभ कर्तन के नाम से जानते हैं। अगली विधि है मूल कर्तन। इसी तरह से जब मूल का एक टुकड़ा लिया जाए और उसको रोपण के काम में लिया जाए तो उसे हम मूल कर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कि नींबू है, अमरूद है, उनमें इस तरह की विधि जो है काम में ली जाती है। पर्ण कर्तन द्वारा भी कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है जैसे कि स्नेक प्लांट में। अगली हम बात करते हैं जिस विधि की वो है दाब लगाना। दाब लगाना विधि में कोई भी जो जनक पौधा है उसकी एक शाखा ली जाती है। उस शाखा को जनक
या जो मातृ पादप है उससे अलग नहीं करते, बल्कि उस पे जुड़ा हुआ जब रहता है उसी दौरान उसको झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, और मिट्टी में दबाने के बाद उस पर अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है, और कुछ सप्ताह में उससे जड़ें निकल आती हैं और शाखाएं वगैरह बन जाती है। उसके बाद उसको जो मेन आपका प्लांट था या जो जनक पादप था उससे अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह की विधि को हम दाब लगाना के नाम से जानते हैं। दाब लगाना विधि दो प्रकार की हो सकती है, टिला दाब विधि और दूसरी जिसे हम जानते हैं वायु दाब विधि के नाम से। जिन पौधों की शाखाएं लचीली होती हैं उनमें टिला दाब विधि काम में ली जाती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि पौधे की शाखा ली जाती है, उसको झुकाकर मिट्टी में दबा देते हैं और दबाने के बाद उस पर जड़ों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। इस तरह की विधि को हम टिला दाब विधि कहते हैं। जबकि दूसरी विधि जिसे हम वायु दाब विधि कहते हैं, ये उन पौधों में काम में ली जाती है जिनमें अपेक्षाकृत मोटी शाखाएं पाई जाती हैं। इनमें शाखा को झुकाकर मिट्टी में नहीं दबाया जाता, बल्कि इस शाखा का जो, क्योंकि ये मोटी होती है काफ़ी, तो इसकी जो है छाल को एक वलय के रूप में उतार दिया जाता है। उतारने के बाद उस भाग को नम रखा जाता है, चाहे आप मॉस से ढकें, चाहे गिल्ली मिट्टी से, या फिर गीली कॉटन लगाकर उसको नम रखा जाता है और उसको वाटर की सप्लाई जो है वो कंटिन्यू दी जाती है। इस तरह से उस पर जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है, और जब उस पर जड़ों का और शाखाओं का निर्माण हो जाए तो उससे जो है नया पादप बन जाता है। इस तरह की विधि को हम वायुदाब विधि के नाम से जानते हैं। और जो अंतिम विधि है वो है रोपण। रोपण में क्या किया जाता है, दो अलग अलग पौधे लिए जाते हैं। एक पौधे का आधार भाग लिया जाता है यानी कि रूट सिस्टम लिया जाता है, और एक पौधे का अपर पोर्शन लिया जाता है यानी कि शूट सिस्टम लिया जाता है। इस तरह से दो पौधों को लेकर, एक का रूट सिस्टम और एक का शूट सिस्टम लेकर, जब इन दोनों को जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद कंपोजिट प्लांट बनाए, तो इस विधि को हम रोपण के नाम से जानते हैं। खास बात ये होती है कि रोपण के लिए केवल उन्हीं पौधों को काम में लिया जा सकता है जिसमें दोनों में कैम्बियम पाई जाए, या जो यूस्टेलिक प्लांट्स हो यानी कि एधा जिनमें पाई जा रही हो, उन्हीं से हम ऐसा कंपोजिट प्लांट बना सकते हैं। रोपण करने के लिए जिस पौधे का रूट सिस्टम लिया जाता है यानी कि लोअर पोर्शन लिया जाता है उसे हम स्कंद के नाम से जानते हैं, जबकि वो पौधा जिसका हम शूट सिस्टम लेते हैं यानी कि अपर पोर्शन लेते हैं उसे हम कलम के नाम से जानते हैं। इस तरह से स्कंद के ऊपर कलम का रोपण किया जाता है और नया जो है कंपोजिट प्लांट का निर्माण इस तरह से किया जाता है। रोपण विधि चार प्रकार की हो सकती है, जीभिका रोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण और कलिका रोपण। जिसमें जो कट्स लगाए जाते हैं वो किस तरह के, इस आधार पर, जैसे कि जीभिका रोपण में एक तिरछा कट दोनों के ऊपर लगा दिया जाता है और फिर उन दोनों को जुड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। कलिका रोपण के अंदर जो रोपित किया जाता है यानी कि जो शूट पोर्शन होता है उसके स्थान पर एक कलिका ली जाती है, यानी जो कलम है वो उसके रूप में एक कलिका जब यूज़ की जाए, बट काम में ली जाए, तो इसे हम कलिका रोपण के नाम से जानते हैं।